मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा गढ़कुंदर एक ऐसा गांव था जिसे गूगल मैप्स पर ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि दलदल में गिरे सिक्के को खोजना। चारों तरफ सतपुड़ा के घने डरावने जंगल, सूखी नदियां और पहाड़ों की ऐसी कतारें जो रात के वक्त किसी सोए हुए दैत्य की पीठ जैसी नजर आती थी। इस गांव का इतिहास जितना पुराना था उतना ही खौफनाक भी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गढ़कुंदर की मिट्टी में आज भी उन लोगों की चीखें दफन हैं जिन्होंने सदियों पहले भूख, महामारी या किसी अनजान साये के चलते दम तोड़ दिया था। इसी गांव के बाहरी छोर पे, जहां से घने जंगल की शुरुआत होती थी, शिवराम का एक छोटा सा ढाबा शिव शक्ति ढाबा था। शिवराम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। जून का महीना था, लेकिन उस रात मौसम अजीब था। आसमान में काले काले बादलों का डेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़न और सीलन भरी ठंडक थी। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। ढाबे की एकमात्र पीली लालटेन हवा के झोंकों से थरथरा रही थी, जिससे दीवारों पे बनने वाली परछाइयां किसी भूतिया नाच का एहसास करा रही थी। शिवराम अपनी फटी हुई नोटों वाली गड्डी गिन रहा था और उसका वफादार नौकर 20 साल का भोला ढाबे के झूठे बर्तन समेट रहा। भोला, जल्दी हाथ चला रे, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। हवा की सरसराहट देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के वो लोग आज बाहर घूमने निकले हैं। शिवराम ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनजाना खौफ था। मालिक, आप भी ना हर शनिवार को डर जाते हो। इस जंगल में भेड़िए और लकड़बग्घों के अलावा कुछ नहीं है। भोला ने बर्तन धोते हुए लापरवाही से कहा। शिवराम ने डांटते हुए कहा, चुप कर मुदक, तू तो शहर से 3 साल पहले ही आया है। इस गढ़कुंदर के जंगल का नियम अलग है। यहाँ रात को जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। इसे छलावा कहते हैं, इंसानी रूप धरकर घूमने वाली बलाएं। अभी शिवराम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ढाबे के बाहर बंधी उसकी गाय गौरी जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज में सामान्य भूख नहीं, बल्कि साक्षात मौत को सामने देखने का डर था। हवा का रुख एकदम से बदल गया। पीली लालटेन एक झटके के साथ बुझ गई और पूरे ढाबे में घाना डार्क अंधेरा छा गया। तभी ढाबे के लकड़ी के कच्चे फर्श पर भारी जूतों की थाप सुनाई दी। ठक ठक ठक। भोला के हाथ से स्टील की थाली छूटकर जमीन पर गिरी। जनन। आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। कोई है? अंधेरे में से एक भारी गूंजती हुई मर्दाना आवाज आई। आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि शिवराम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ दी। शिवराम ने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाई और लालटेन को दोबारा रोशन किया। रोशनी फैलते ही काउंटर के ठीक सामने एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसने लाल रंग का एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था, जो इस तपती गर्मी के मौसम के लिहाज से बेहद अजीब था। उसके सिर पर एक गोल हैट थी, जिसने उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को छुपा रखा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, उस तो थी उसकी आंखें। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें बिल्ली की तरह हल्की पीली और चमकदार दिखाई दे रही थी। जी साहब, इतनी रात गए?
इस रास्ते पर गाड़ियां तो शाम 7 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। आप कहां से आ रहे हैं? शिवराम ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। उस अजनबी, चेहरा बेहद सफेद, मानो खून की एक बूंद भी ना हो, और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। रास्ते कभी बंद नहीं होते शिवराम, बस चलने वाले बदल जाते हैं। उसने शिवराम का नाम ऐसे लिया जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। क्या खाने को कुछ मिलेगा? बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूं, भूख से कतरन हो रही है। शिवराम ने थूक निगला और भोला की तरफ देखा, जो डर के मारे काउंटर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। साहब, हो गया है, बस थोड़ी सी कड़ी और 2 रोटियां बची हैं। वही ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कढ़ी गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल खौलती हुई। अजनबी ने कहा और कोने की एक बेंच पे जाके बैठ गया। जब भोला कांपते हाथों से थाली लेकर उस अजनबी के पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। अजनबी के हाथ पूरी तरीके से सफेद बदल गया था, जैसे से बूतों के रहते हैं, और उसका पूरा कपड़े का रंग बदल गया। भोला के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अजनबी ने अचानक उसकी तरफ देखा और अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी। शोर नहीं करते बच्चे। भोला उल्टे पैर भागा और सीधे रसोई के अंदर जाके छिप गया। उधर अजनबी ने खौलती हुई कढ़ी को बिना चम्मच के सीधे थाली उठा के एक सांस में ऐसे पी लिया जैसे वो ठंडा पानी हो। रोटियों को उसने चबाया भी नहीं, सीधे निगल गया। खाना खत्म करके वो खड़ा हुआ। उसने काउंटर पे एक पुराना तांबे का सिक्का रखा। वो सिक्का आज के जमाने का नहीं था। उस पर किसी प्राचीन राजा की आकृति बनी थी। खाना अच्छा था शिवराम, लेकिन अपनी गाय को अंदर बांधा करो, जंगल के शिकारी भूखे हैं। अजनबी ने कहा और मुर्गे अंधेरे की तरफ बढ़ गया। कभी भोला भी शिवराम और भोला ने ढाबा से बाहर झांका। अजनबी जैसे ही ढाबे की रोशनी से बाहर निकला, हवा में एक तेज बवंडर उठा। धूल थमी तो वहां कोई इंसान नहीं था। सड़क के बीचों बीच सिर्फ एक बड़ा काले रंग का भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें वही पीली और चमकदार थीं। भेड़िए ने आसमान की तरफ देखकर एक भयानक हूक भरी और पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। शिवराम ने तुरंत ढाबे का मुख्य लकड़ी का दरवाजा बंद किया। देखा बोला, मैं कहता था ना, ये गढ़कुंदर है। यहाँ रात को मौत रास्ता पूछने आती है। इस खौफनाक रात से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड एंशिएंट साइंस निवास की लैब में रात के 2 बजे भी लाइट जल रही थी। 2 साल का कबीर मल्होत्रा, जो अपनी जीन मैपिंग और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान की पीएचडी पूरी कर रहा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब से ग्राफ्स देख रहा था। कबीर दिखने में एक आम पढ़ाकू लड़का था, चश्मा, बिखरे हुए बाल और हमेशा कॉफी का मग हाथ में। लेकिन उसका दिमाग असाधारण था। वो पिछले 6 महीनों से भारत के अलग अलग हिस्सों से मिले प्राचीन मानव अवशेषों के डीएनए पर रिसर्च कर रहा था। ये नामुमकिन है। ये जेनेटिक कोड किसी इंसानी सेल का हो ही नहीं सकता। कबीर ने अपने बाल नोचते हुए खुद से कहा। तभी लैब का दरवाजा खुला और उसकी सीनियर रिसर्चर और दोस्त डॉक्टर अनन्या चक्रवर्ती अंदर आई। अनन्या एक बेहद व्यावहारिक और तेज तर्रार वैज्ञानिक थी, जो अंधविश्वास और कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। कबीर, तुम अभी तक घर नहीं गए? तुम्हारी माँ का 3 बार फोन आ चुका है और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? अनन्या,
जरा इधर स्क्रीन को देखो। ये डीएनए सैंपल नंबर X40 है। याद है 3 महीने पहले पुरातत्व विभाग को मध्य प्रदेश के एक पुराने किले के तहखाने से एक इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली थी। हाँ, जो करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही थी। तो क्या हुआ? मैंने उस खोपड़ी के दांतों से पल्प निकालकर उसका डीएनए सीक्वेंस तैयार किया है। सामान्य इंसान के डीएनए में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस सैंपल में इसमें 24 जोड़े हैं और इसका जो 2 स्प्लिट जीन है वो हूबहू कैनस ल्यूपस यानी भेड़िए के जेनेटिक कोड से मेल खाता है। कबीर की आंखें चौड़ी थीं। अनन्या हंसी। कबीर, तुम पागल हो गए हो सकता है कि सैंपल कंटामिनेट हो गया हो, किसी भेड़िए ने उस खोपड़ी को छुआ हो या मिट्टी में भेड़िए के अवशेष मिले हो। नहीं अनन्या, मैंने इस टेस्ट को 5 बार दोहराया है। हर बार नतीजा वही है। ये कोई आम इंसान नहीं था। ये एक ऐसा जीव था जिसके शरीर में इंसानी और जंगली जानवरों की कोशिकाएं एक साथ जीवित थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हो क्या है? कबीर ने एक पुरानी धूल से भरी डायरी टेबल पर रखी। इस डायरी को देखो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन विलियम स्लीमैन की है, जो 1918 में ठगों का खात्मा करने इस इलाके में आए थे। उन्होंने अपनी डायरी के पन्ना नंबर 118 पर लिखा है, मध्य भारत के जंगलों में एक ऐसी प्रजाति निवास करती है जिसे स्थानीय लोग छलावा कहते हैं। ये रात के वक्त किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं, उनकी आवाज हूबहू कॉपी कर सकते हैं। इनकी उम्र सैकड़ों साल होती है और इन्हें मारने का एकमात्र तरीका इनके दिल को चांदी या एक खास धातु से छेदना है। अनन्या ने डायरी को हाथ में लिया और पन्ने पलटने लगी। कबीर, तुम एक वैज्ञानिक हो। इन दंत कथाओं और भूतों की कहानियों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? 18वीं सदी में लोग अंधविश्वासी होते थे। उन्हें जो बीमारी समझ नहीं आती थी उसे भूत या छलावा कह देते थे। अच्छा, तो फिर इस रिपोर्ट को कैसे समझाओगी? कबीर ने एक और फाइल दिखाते हुए कहा, यह पिछले 3 महीनों का डेटा है। मध्य प्रदेश के गढ़कुंदर और उसके आसपास के गांवों में अचानक इंसानों और मवेशियों के लापता होने की दर 400% बढ़ गई है। जो लाशें मिली हैं, उनके शरीर से सारा खून गायब था, जैसे किसी ने सुई लगाकर या गले पर चीरा मारकर एक एक बूंद खून चूस लिया हो। कोई भी जानवर खून नहीं चूसता अनन्या, वो मांस खाते हैं। अनन्या कबीर की दलीलों को सुनकर थोड़ी गंभीर हुई। तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? मेरा निष्कर्ष ये है कि वहां कुछ ऐसा है जो हमारी विज्ञान की समझ से बाहर है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन या कोई प्राचीन प्रजाति जो अब दोबारा सक्रिय हो रही है। और मुझे वहां जाना होगा, गढ़कुंदर। तुम अकेले कहीं नहीं जा रहे हो। अगर वहाँ कोई नया वायरस या म्यूटेशन है तो एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना, मैं वहाँ किसी भूत को ढूंढने नहीं, बल्कि तुम्हारी इस थ्योरी को गलत साबित करने आ रही हूँ। कबीर मुस्कुराया। जो भी हो अनन्या, बस अपनी पैकिंग कर लो। कल सुबह की ट्रेन से हम मध्य प्रदेश के लिए निकल रहे हैं। अगले दिन की शाम तक कबीर और अनन्या अपनी सरकारी गाड़ी से गढ़कुंदर की सीमाओं में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन गढ़कुंदर की सीमा में घुसते ही कबीर और अनन्या को यह नहीं पता था कि जिस रहस्य की तलाश में वे यहां आए हैं, वो रहस्य पिछले 24 घंटों से उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अभी तो असली खौफ बाकी है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।